आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार इंतखाबात से पहले एक बड़ी साजिश नाकाम। दिल्ली के रोहिणी इलाके में बिहार के 4 इंतहाई मतलूब गैंगस्टरों को किया गया हलाक। बीजेपी सदर जेपी नड्डा बिहार की औरंगाबाद और वैशाली में इंतखाबी तशहीर में लेंगे हिस्सा। नीतीश, चिराग, तेजस्वी और दीगर लीडरों ने भी झोंकी अपनी पूरी ताकत। ग्रैंड अलायंस की आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। छठ के लिए जमा होने वाली भीड़ पर रेलवे के वजीर की करीबी नजर। 24 घंटे जारी है निगरानी। इस बार दिल्ली में दरियाए जमुना पर बन रहे हैं मॉडल छठ घाट। बुडापेस्ट इजलास की मनसूखी के बाद रूस के खिलाफ ट्रंप की बड़ी कार्रवाई। रूस की 2 तेल कंपनियों पर पाबंदी आयद। रूसी फौज ने मॉस्को में की न्यूक्लियाई मशक। और आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से। दूसरी तरफ शुभमन गिल की टीम एडिलेड में वनडे सीरीज के दूसरे मैच में करेगी ऑस्ट्रेलिया का सामना। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। बिहार इंतखाबात से कबल देर रात हुए एनकाउंटर में दिल्ली के रोहिणी इलाके में बिहार के 4 इंतहाई मतलूब गैंगस्टर्स मारे गए हैं। गैंग लीडर रंजन पाठक भी एनकाउंटर में मारा गया। ये कार्रवाई दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की मुश्तरका टीम ने की। पुलिस और मुजरिमों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें चारों अफराद को गोलियां लगीं। चारों के बाद इलाज के लिए रोहिणी के डॉक्टर BSA अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने चारों बदमाशों को मुर्दा करार दे दिया। ये चारों मुलजिम बिहार में कई संगीन जराइम में मतलूब थे। ये गैंग्स अपने नाम सिग्मा एंड कंपनी के नाम से जाने जाते थे और इसका लीडर रंजन पाठक था। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने की आज आखिरी तारीख है। दूसरे मरहले में 20 अजला के 122 हलकों में 11 नवंबर को वोटिंग होगी। कागजात नामजदगी की जांच के दौरान कैमूर जिले के मोहनिया इंतखाबी हलके से राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार श्वेता सुमन के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि इसका शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट गलत पाया गया था। दूसरे मरहले में सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, मशरक़ी चंपारण और मगरबी चंपारण के अजला में वोटिंग होगी। इसके अलावा शाहबाद खित्ते के कई अजला बशमूल रोहतास और कैमूर और मगध खित्ते के कई अजला बशमूल औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरुल में वोटिंग होगी। सीमांचल इलाके के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार अजला के साथ साथ भागलपुर, बंका, जमुई और सुपौल में भी वोटिंग होगी। बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी जमातों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। लफ्जों की जंग जारी है। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा बिहार में एनडीए के उम्मीदवारों के लिए एक अवामी रैली से खिताब करते हुए एक इंतखाबी रैली का आगाज भी करेंगे। जेपी नड्डा आज वैशाली और औरंगाबाद में 2 इंतखाबी रैलियां करेंगे। वो औरंगाबाद के गोवा असेंबली हलके से बीजेपी उम्मीदवार रणविजय सिंह की हिमायत में एक रैली से खिताब करेंगे। इसके बाद वो वैशाली के पाटेपुर असेंबली हलके में लखिंदर कुमार रोशन की हिमायत में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। बिहार में महागठबंधन की तस्वीर कैसी होगी? ये सवाल न सिर्फ बिहार के वोटरों को बल्कि इत्तेहाद के लीडरों और कारकुनों को भी परेशान कर रहा है। लेकिन लगता है आज इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दरअसल आज पटना में महागठबंधन के लीडरों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इससे कबल कल कांग्रेस लीडर अशोक गहलोत ने कहा था कि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो सकती है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और महागठबंधन पूरी ताकत के साथ इंतखाबात में उतरेगा। बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग का वक्त बहुत नज़दीक है। सियासी जमातें इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। मोहनिया असेंबली सीट पर तेजस्वी यादव की आरजेडी ने बड़ा सियासी कदम उठाया है। आरजेडी उम्मीदवार श्वेता सुमन की नामजदगी मुस्तरद कर दी गई। इसके नतीजे में आरजेडी ने आज़ाद उम्मीदवार रवि पासवान को अपनी हिमायत का वादा किया। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया। रवि पासवान ने भी आरजेडी की हिमायत के लिए पार्टी क़यादत का शुक्रिया अदा किया।
बिहार के बाद अब महाराष्ट्र की सियासत में इंडी ब्लॉक के अंदर की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। मुंबई में बीएमसी इंतखाबात से पहले कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी के दरमियान इख्तलाफात गहरे होते जा रहे हैं। कांग्रेस ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि वो बीएमसी इलेक्शन अकेले ही लड़ेगी और उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। पेश है ये तफसीली रिपोर्ट। बिहार के बाद महाराष्ट्र में इंडी ब्लॉक के अंदर कलह जारी है। रियासत में महाविकास अघाड़ी के अंदर इख्तलाफ आखिरकार सतह पर आ ही गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के दरमियान कुर्बत से नाखुश है। पार्टी ने ऐलान किया है कि वो आइंदा बीएमसी इंतखाबात अकेले लड़ेगी और उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। कांग्रेस लीडर और मुंबई कांग्रेस के साबिक सदर भाई जगताप ने कहा कि कांग्रेस राज ठाकरे से हाथ नहीं मिलाएगी और न ही उनके साथ इत्तेहाद में इलेक्शन लड़ेगी। कांग्रेस की नाराजगी की एक बड़ी वजह राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के दरमियान बढ़ती कुर्बत को माना जा रहा है। ताहम शिवसेना उद्धव ठाकरे धड़े के तर्जुमान आनंद दुबे ने कहा कि भाई जगताप मुंबई कांग्रेस के लीडर हैं और इन मामलात का फैसला नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि शायद उन्हें यह एहसास नहीं है कि शिवसेना ने 25 साल तक बीएमसी पर अकेले हुकूमत की है। अकेला शेर ही काफी होता है, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। इस दौरान कांग्रेस के कुछ लीडर कह रहे हैं कि उन्हें फैसला हाईकमान पर छोड़ देना चाहिए। कोरोना के जिस संकट काल में आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब ने काम किया उस सबने देखा है। अब आप एक बात बताइए, हम हमेशा कहते रहे हैं कि आज 4 साल से स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं हुए हैं। अब हम कह रहे हैं कि इसको अगर और 6 महीना आप नहीं करेंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। अरे 4 साल, 4.5 साल, लेकिन अब ये डरे हुए हैं। हमारी पार्टी जो है वो पक्ष के ज्येष्ठ नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आदरणीय नेता सोनिया गांधी, आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के जो है उनके पास जाने के बाद जो निर्णय हमारे पक्ष श्रेष्ठ देंगे, जो निर्णय हमारी पार्टी लेगी, उस पार्टी जो निर्णय लेगी उसके ऊपर हम आने वाले दिनों में जो है वो निर्णय लेके काम करेंगे। अगर पार्टी निर्णय लेती है अलायंस का तो हम अलायंस में जाएंगे। पार्टी सोचती है कि हमें जो है वो अकेले जाना है तो हम अकेले जाने का काम करेंगे। बीएमसी इंतखाबात से कबल वोटर लिस्ट के मामले पर भी सियासत गर्म है। राज ठाकरे ने इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करते हुए कहा कि जब तक वोटर लिस्ट मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं हो जाती, इंतखाबात नहीं कराए जाएं। बीजेपी ने इस मामले में अघाड़ी को निशाना बनाते हुए कहा कि महाविकास अघाड़ी खौफ के मारे हर तरह के बहाने बना रही है। इसके लिए जब इनको पता चल चुका है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को कि ये लूटने वाली महापालिका अब उनके हाथ से जा रहे हैं, इसके लिए फिर एक एक बहाने ढूंढ रहे हैं। अब नाच न आने आंगन टेढ़ा। अरे यही मतदार यादी ये लोकसभा के समय पर भी थी। तब उद्धव ठाकरे को ये यादी में मतदाता सूची में कोई उसको शंका नहीं थी, क्योंकि 48 में से 21 जगह वो जीत पाए। मजमूई तौर पर महाराष्ट्र की सियासत में हर पार्टी बीएमसी इंतखाबात से पहले अपने अपने सियासी मसाइल को हवा दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू केरला के दौरे पर हैं। सदर जमहूरिया आज तिरुवनंतपुरम के राजभवन में भारत के साबिक सदर के.आर. नारायणन के मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगी। नकाब कुशाई के बाद सदर राजभवन में एक तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगी, जहां वो खिताब भी करेंगी। इसके बाद वो वर्कला के शिवगिरी मठ में श्री नारायण गुरु की महासमाधि 7 साला तकरीबात का इफ्तिताह करेंगी। सदर द्रौपदी मुर्मू सेंट थॉमस कॉलेज पलाई की प्लेटिनम जुबली तकरीबात की इख्तितामी तकरीब में भी शिरकत करेंगी। और मरकजी हुकूमत ने फौजी इनामात का ऐलान किया है। इस फहरिस्त में इन बहादुर फौजियों के नाम शामिल हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया और अपनी बहादुरी से कौम का सर फख्र से बुलंद किया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुसल्लह अफवाज और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के एहलकारों के लिए 127 बहादुरी के इनामात और 40 मुमताज सर्विस अवार्ड्स को मंजूरी दी है। कर्नल कोशांक लांबा अवार्ड हासिल करने वालों में शामिल हैं। लांबा को
को ऑपरेशन के दौरान उनकी नुमाया खदमात के लिए वीर चक्र से नवाजा गया। एक और बहादुर सिपाही लेफ्टिनेंट गवर्नर सुशील बिष्ट को इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन में उनकी शानदार कारकर्दगी के लिए वीर चक्र से नवाजा गया। सुशील बिष्ट ने ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के कैंपों को मुकम्मल तौर पर तबाह करके अपनी यूनिट को शानदार कामयाबी से हमकिनार किया था। ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी को ऑपरेशन के दौरान उनकी गैर मामूली क़यादत के लिए बावकार वीर चक्र से नवाजा गया। स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह, स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक और ग्रुप कैप्टन रंजीत सिद्धू को कौम के मफाद में उनके जरूरतमंदाना कामों के लिए वीर चक्र से नवाजा गया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह नई दिल्ली में भारतीय बहरिया की 2 साला कमांडर कॉन्फ्रेंस 2025 के दूसरे एडिशन से खिताब करेंगे। वो वसी तर कौमी मफादात और विकसित भारत 2047 पर एक विजन भी पेश करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ भी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। नीज बहरिया के सीनियर अफसरान से बातचीत करेंगे। ये 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस बहरिया के ऑपरेशन की तेज़ रफ्तारी और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जंगी तैयारियों के पस मंजर में अहम है। ये कॉन्फ्रेंस जंगी सलाहियतों को बढ़ाने और भारतीय फौज, भारतीय फिजाइया, नीज भारतीय कोस्ट गार्ड के साथ मुश्तरका ऑपरेशंस, उभरते हुए खतरात का मुकाबला करने और बहरे हिंद और हिंद बहरुल काहिल के खत्ते में बहरिया की बहरी सलाहियतों को भी पेश करेगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज शुक्ला की लिखी हुई किताब सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज अ मेट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कम्प्रहेंसिव सिक्योरिटी के इजरा के दौरान भारत की बढ़ती हुई फौजी ताकत और सियासी इस्तेहकाम पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में तीनों अफवाज के इत्तेहाद ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा कि मगरबी ममालिक में इक़्तिदार के साथ शुबह का ताल्लुक़ है, ताहम भारत में इक़्तिदार का मतलब हमेशा कुर्बानी रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत में मिलिटराइजेशन का खौफ मगरबी सोच की पैदावार है। भारतीय रिवायत में ताकत का इस्तेमाल सिर्फ दिफा और खदमत के लिए किया जाता है। अनेक वर्षों तक आपने जो चिंतन किया उसके परिणाम स्वरूप यह किताब हम सबके सामने है और मैं आपको इसलिए भी बधाई देता हूं क्योंकि आपने इस किताब में जो विषय को चुना है वह सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है बल्कि इंटेलेक्चुअल और मॉरल डिस्कोर्स का भी वह एक हिस्सा है। हमारे यहाँ हमेशा पावर का उद्देश्य लोगों का संरक्षण और उनकी सेवा करना रहा है और इसी कारण भारत में कभी भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री के बीच कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति कभी नहीं पैदा हुई क्योंकि दोनों का उद्देश्य राष्ट्र की रक्षा और जनता की सेवा ही रहा है। वेस्ट में सत्ता के साथ सस्पिशन जुड़ा रहता है जबकि भारत में सत्ता के साथ सैक्रिफाइस जुड़ी हुई है। DT न्यूज़ के नुमाइंदे विशाल बैरिस्टो ने इस मौके पर किताब के मुसन्निफ लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला रिटायर्ड से खुसूसी बातचीत की। सिविल मिलिट्री फ्यूजन आज की ज़रूरत है और क्यों, उसके लिए किताब लिखी है जनरल राज शुक्ला ने। आइए हम उनसे बात करते और जानते हैं। सर, आपने एक सीक्रेट सॉस की बात करी है जो बहुत ज़रूरी है। आपने चीन का उदाहरण दिया, आपने अमेरिका का उदाहरण दिया। आज हमारे देश के लिए इतना ज़रूरी हो गया है, ख़ास तौर से ऑप सिंदूर के बाद। तो आप देखिए, हमारे यहाँ भी एक कहावत है, सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का मिश्रण। इसका अर्थ क्या है कि सरस्वती, आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हों उसमें इतनी शानदार हों, उसमें जो शिक्षा का स्तर हो इतना ऊंचा हो। अगर हमारी जैसे नालंदा थी या इलाहाबाद, एट वन टाइम इट वाज कॉल्ड द ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, तो इस यूनिवर्सिटी सिस्टम से प्रतिभा निकलेगी और टेक्नोलॉजीज, तकनीकीकरण और टैलेंट और टेक्नोलॉजी मिलकर आपको लक्ष्मी देंगे। यू विल क्रिएट वेल्थ और लक्ष्मी का कुछ हिस्सा आप दुर्गा पे लगाएं, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर। तो एक्चुअली सरस्वती, लक्ष्मी का दुर्ग और दुर्गा का मिश्रण इन मॉडर्न पार्लेंस इज सिविल मिलिट्री फ्यूजन। इट गोज़ बियॉन्ड सिविल मिलिट्री। इट मीन्स एवरी टैलेंट, एवरी एट्रीब्यूट, हर चीज़ को आप
राष्ट्रीय सुरक्षा की सेवा में लगा। जब प्रधानमंत्री जी बात करते हैं सुदर्शन चक्र की, दैट इज़ ऑल्सो इट इज़ अबाउट सम मिलिट्री कंपोनेंट्स, जैसे एयर डिफेंस हुआ, मिसाइल्स हुआ, बट इनको अगर हमें टेक्नोलॉजी से लैस करना है और टेक्नोलॉजी से लैस करते हुए ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें तीव्र गति कैसे लाना है, सिविल मिलिट्री फ्यूजन, ऑल टैलेंट्स मस्ट कम टुगेदर। सर, आपने बात करी थिएटराइजेशन की, अभी तक हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं, ये क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है भारत जैसे देश के लिए? देखिए, ज़रूरी इसलिए है, हमारे पास चुनौती क्या है आज जो हमारी स्थिति है, जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यूएसए में, अगर वो आप एक मापदंड ले लें, यूएसए में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949। उसके बाद वो अनेक चुनौतियों से गुजरे, गल्फ वॉर 1, गल्फ वॉर 2, हर पायदान में इंटीग्रेशन बढ़ा, डिजिटाइजेशन, डिजिटल थिएटर्स, फिर इंटीग्रेशन, फिर क्रॉस पॉलिनेशन। तो आपने सुना जनरल राज शुक्ला को, इन्होंने कहा कि अब वक्त नहीं है हमारे पास, हमें बहुत तेज़ी से सिविल और मिलिट्री का फ्यूजन करना होगा, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश चीन बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है और बड़ी बड़ी चुनौतियां भी पेश कर रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने छठ पूजा की तैयारियों के हवाले से अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस साल दरियाए जमुना पर छठ पूजा की तकरीबात पर पाबंदी हटा दी है। दरियाए जमुना के किनारे 17 मॉडल छठ घाट बनाए जा रहे हैं। तमाम अजला और ज़ैली अजला में कम से कम एक मॉडल छठ घाट तामीर किया जा रहा है। घाटों पर छठ की अक़ीदतमंदों के लिए तमाम सहूलियात दस्तयाब होंगी, जिनमें खेमे, बिजली, बैतुल खला, पीने का पानी और सफाई सुथराई शामिल है। भोजपुरी और मैथिली ज़बानों में सकाफती प्रोग्रामों के साथ 200 से ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। आज मुल्क भर में भैया दूज का त्यौहार बहुत जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। ये त्यौहार भाइयों और बहनों के दरमियान अटूट मोहब्बत और एतमाद की अलामत समझा जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं, उन्हें मिठाई खिलाती हैं और उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की दुआ करती हैं। दिवाली के बाद मनाया जाने वाला ये त्यौहार रिश्तों की मिठास को बढ़ाने का मौका फराहम करता है। और आज से रूहानी चरण यात्रा की शुरुआत होगी। ये सफ़र दिल्ली के गुरुद्वारा मोती बाग साहिब से शुरू होकर श्री हरमंदिर जी पटना साहिब तक जाएगा। इस सफ़र के हिस्से के तौर पर 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज और खालसा की माता साहिब कौर जी को मुक़द्दस जोड़े साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के जूते ले जाए जाएंगे। यात्रा फरीदाबाद, आगरा, बरेली और महगापुर, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, सासाराम और पटना में रात कौर के कवर करेगी और 1 नवंबर को तख्त श्री पटना साहिब पर इख्तिताम पजीर होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से गुरु चरण यात्रा में शामिल होने और दुआएं लेने की अपील की। इससे पहले मरकजी वज़ीर हरदीप पुरी के अहले खाना इन यादगारों को दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के हवाले करेंगे। यात्रा के बाद उन्हें 10वें गुरु की जाए पैदाइश पर मुस्तकिल तौर पर रखा जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुरु चरण यात्रा पर मरकजी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी की पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा है, मेरी ख्वाहिश है कि गुरु चरण यात्रा के साथ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के अजीम नज़रियात के साथ हमारा ताल्लुक़ गहरा हो। मैं हर उस जगह के लोगों से दरख्वास्त करता हूँ जहाँ जहाँ से ये यात्रा गुजरेगी कि वो मुक़द्दस जोड़े साहिब की ज़ियारत करें। और बैनुल-अक़वामी ख़बरों में अमेरिका ने एक बड़ा इक़्तिसादी कदम उठाया है, जिसका मकसद रूस पर यूक्रेन के तनाज़े के ख़ात्मे के लिए दबाव बढ़ाना है। अमेरिकी महकमा ख़जाना ने रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकाइल पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। ये पाबंदियां बुडापेस्ट में अमेरिका और रूस के दरमियान होने वाली मुलाकात की मनसूखे के बाद लगाई गई हैं। इससे कबल रूसी फ़ौज ने मॉस्को में जौहरी मशक़ें की, जिनकी निगरानी सदर पुतिन ने की। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना ने एक बयान में रूस से मुतालबा किया कि वो हलाकतों को रोके और फौरी तौर पर जंगबंदी करे। उन्होंने कहा, सदर पुतिन की जानिब से इस बेमानी तनाज़े को ख़त्म करने से इनकार के पेश नज़र अमेरिका रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर रहा है, जो क्रेमलिन के तनाज़ात की मशीनरी को माली एआनत फराहम करती हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि अगर ज़रूरी हुआ तो हम मज़ीद कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इत्तेहादी ममालिक पर जोर दिया कि वो इन पाबंदियों
की तामील करे। उन पाबंदियों के नतीजे में अमेरिका में रोसनेफ्ट और लुकाइल के तमाम असासे मुंजमद कर दिए गए हैं। मजीद ये कि अमेरिकी शहरियों को इन कंपनियों के साथ किसी भी मालियाती लेन देन से मना किया गया है। पाबंदियों के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जंग अब खत्म हो जाएगी। Today is a very big day in terms of what we're doing. Look, these are tremendous sanctions. These are very big. Those are against their two big oil companies, and we hope that they won't be on for long. We hope that the war will be settled. We just answered having to do with the various forms of missiles and everything else that we're looking at, but we don't think that's going to be necessary. We would like to see them just take the line that has been formed over quite a long period of time and go and let's go home. Last week they had almost 8,000 soldiers killed. Many Russians were killed last week. Many Ukrainians were killed last week. We think it's ridiculous and would like to have it end. और आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाजरीन अखबारात के जायजे में सबसे पहली बात कुछ खास खबरों की। हिंदुस्तान अमेरिका शराकत दारी की पायदार ताकत उजागर। आपको बता दें कि वज़ीर आज़म ने कहा सदर ट्रंप को कि आपके फ़ोन कॉल और दिवाली की मुबारकबाद के लिए शुक्रिया। ये बड़ी जमहूरियत के तौर पर हिंदुस्तान अमेरिका दुनिया को उम्मीद की किरण दिखाते रहेंगे। और अब नाज़रीन आइए अगली सुर्खी पर नज़र डाल लेते हैं। जंग की बदलती हुई नौयत के चैलेंजों से निपटने के लिए एक मरबूत हिकमत अमली बेहद ज़रूरी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ये बात कही है और ऑपरेशन सिंदूर को तीनों अफवाज के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी की एक रोशन मिसाल राजनाथ सिंह ने करार दिया है। और अब एक और सुर्खी देख लेते हैं। आपको बता दें कि ये सुर्खी भी काफ़ी अहम है। आलमी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मैदान में अहम कामयाबी हासिल। जंगलाती रकबे में नवे मकाम पर पहुंचा हिंदुस्तान। मरकज़ी वज़ीर ने मोदी हुकूमत को इसका क्रेडिट दिया है। जी हाँ, हिंदुस्तान ने आलमी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मैदान में एक बहुत ही बड़ी कामयाबी हासिल की और ये मजमूई जंगलाती रकबे के लिहाज से दुनिया में अब नवे मकाम पर पहुँच गया है। और अब अगली सुर्खी देख लेते हैं नाजरीन। अमरीकी डॉलर के मुकाबले हिंदुस्तानी रुपए में गिरावट रोकने के लिए आरबीआई ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुसलसल दूसरे माह नहीं खरीदे डॉलर जुलाई के मुकाबले अगस्त में फ़रोख्त किए 7.6 बिलियन डॉलर और ये आरबीआई के लिए एक बड़ा कदम बताया जा रहा है, जिससे अमरीकी डॉलर के मुकाबले हिंदुस्तानी रुपए में जो गिरावट आई है उसकी वजह से अब ये नहीं हो पाएगा। और अब चलते चलते आइए अगली सुर्खी पर नज़र डाल लेते हैं। मुल्क गिर सतह पर एसआईआर कराने के लिए इलेक्शन कमीशन के आला अफसरान की रियासतों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के साथ एक मीटिंग है। जी हाँ, मुल्क गिर सतह पर वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी यानी एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन के आला अफसरान ने रियासतों के चीफ इलेक्टोरल जो ऑफिसर हैं उनके साथ वो बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे और आइंदा इंतखाबात से पहले वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने और मुल्क गिर एसआईआर पर मनसूबाबंदी को हतमी शक्ल देने पर बातचीत करेंगे। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आज होने वाला मैच वर्चुअल क्वार्टर फाइनल मैच बन गया है। तीनों टीमों ने मुकाबले के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। चौथे मुकाम के लिए आज करीबी मुकाबला है, यानी इस मैच की फातेह टीम फाइनल 4 में जगह बनाने के करीब पहुंच जाएगी। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिकस्त की हैट्रिक करने वाली टीम इंडिया को सेमीफाइनल में जाने का अब मुश्किल रास्ता दरपेश है। टीम ने तीनों मैचों में अच्छा खेला, लेकिन वो आखिरी लम्हात में प्लान बी पर अमल करने में नाकाम रही, जिसके नतीजे में से शिकस्त हुई। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी मैच में टीम के महज 4 रन से शिकस्त से बड़ा धचका लगा है। अब उसे अपने दम पर सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बाकी दोनों मैच जीतने होंगे। और अब मौसम का मिजाज।
नाजरीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।